ये पाठ प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदर। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम में भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर लिखी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी जोड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की उपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुआ कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यवसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर में खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म में की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि की सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बहुमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसलिए बहुमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। ओके, तो संगम फिल्म राज कपूर जी ने की थी, वो बहुत अच्छी तरह से सफल हुई। फिर उन्होंने 4 फिल्म करने की घोषणा की, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन जो फर्स्ट थी मेरा नाम जोकर, ठीक है, उसके एक पार्ट को बनाने में ही 6 वर्षा लग गई। उनको ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, और वह उनके बीच उन्होंने काफ़ी फिल्म
में अपना योगदान दिया, ठीक है, प्रदर्शित हुई थी। उसमें उन्होंने अपना अभिनय, ठीक है, वो अभिनय किया। उसमें एक फिल्म थी तीसरी कसम, वो बहुत अच्छी फिल्म थी क्योंकि उनमें उन्होंने सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई थी। और ये जो फिल्म है ना, क्यों हमको यही फिल्म के बारे में पढ़ने का आ रहा है, क्यों किसी और की नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फिल्म अत्यंत मार्मिक मार्मिक हमको हृदय को छू जाने वाली है, ठीक है। और ये राज कपूर शैलेंद्र की के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म, फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म थी, ठीक है। और इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक अवार्ड मिला है, फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड और काफी अवार्ड मिले हैं, ठीक है। और इसमें जो बहुत ही इसकी तारीफें हुई थी। और शैलेंद्र जी ने भी पूरी शिद्दत के साथ काम किया था। फिर शैलेंद्र जब राज कपूर के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि उनकी जो भावनाएं है ना, उनको शब्द दे दिया है शैलेंद्र जी ने। फिर उन्होंने कहा कि वो जो राज कपूर जी करते हैं ना, वो काम बहुत अच्छी तरह से निष्ठा से करते हैं। कभी भी कोई पैसे या पारिश्रमिक यानी पैसे, उनके कोई सैलरी का ऐसा अपेक्षा नहीं करते थे। लेकिन शैलेंद्र जी से कहा मुझे पैसे एडवांस में देने होंगे। तो शैलेंद्र जी थोड़ी देर तक से थोड़ा चक्कर खा गए। उनको लगा कि इतने साल की जो हमारी दोस्ती थी उसका यह फल दिया। लेकिन फिर जो राज कपूर जी थे, वह हंसकर बोले कि 1 रुपया पूरा एडवांस। पता था शैलेंद्र जी को इस बारे में, लेकिन तो भी बड़े जो निर्माता के रूप में बड़े बड़े लोग भी है ना चक्कर खा जाते। तो शैलेंद्र जी तो इतने कोई सर्वथा अयोग्य थे, क्योंकि क्या सब लोगों को 2 से 4 कमाने की या बड़ा पैसे के लिए आते हैं, इधर कुछ भी दिखा देते हैं, राइट। लेकिन शैलेंद्र जी को यह पसंद नहीं था, ठीक है। उनकी जो ये कविता ये जो मतलब ये जो स्टोरी थी वो सेल्यूलाइड पर लिखी हुई थी। कौन सेल्यूलाइड पर लिखी, उसको एक ऐसा एक दिया गया था। देखो सेल्यूलाइड मतलब ये जो इधर रेल रेल पर लिखे, ठीक है। इसके बारे में राज कपूर जी ने यह भी बताया कि ये इतनी सफल होने के चांसेस नहीं थे। लेकिन शैलेंद्र जी को कुछ पैसे कमाने की लालसा नहीं थी, सिर्फ उनको संतुष्टि चाहिए थी, ठीक है। इसमें वहीदा रहमान, फिर राज कपूर जी और जय किशन का गाना था। वह गाने इतने अच्छे थे कि मूवी आई उसके पहले ही है ना बहुत ही प्रचलित हो गए, ठीक है। लेकिन मूवी देखने वाला इतना कोई नहीं आया, क्योंकि कोई प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ था। फिर किसी ने खरीदी भी नहीं मूवी, क्योंकि ये जो मूवी थी ना वो बहुत ही ऐसी थी कि वो हमको रियलिस्टिक दिखाए। लेकिन ऐसा कभी भी फिल्म में होता है, ऐसा नहीं होता था, राइट। हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाफिक थे, परंतु उनमें उलझकर अपने आदमियत नहीं खो सके थे। 1 मिनट। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, इसके अंतर है कि इस पंक्ति रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते, 10 दिशाएं क्यों नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उठलेपन का उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावप्रवण थे, दुरूह नहीं। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर में लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए गए, यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी। और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था।
तीसरी कसम यही यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट से सस्ती साड़ी पर मैं लिपटी हीराबाई ने वहीदर रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप? तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पर्धित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूब कर झूमते गाते गाड़ीवान चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाड़ते बच्चों का हुजुम। लाली लाली डोरिया रे लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान अभाव की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कहे। ठीक है। तो हमने जैसे बोला कि वो उनको इतने तौर तरीके पता नहीं, ऐसे नहीं था। ठीक है, इतने सालों से वो फिल्म जगत में थे, ऐसा नहीं था कि उनको तौर तरीके पता नहीं थे, पता थे, लेकिन उनको कोई ऐसे आंखों में ऐसा नहीं जो धूल झोंक पाया। बहुत ही वो निष्ठावान थे शैलेंद्र जी। ठीक है, वो क्या मानते थे कि हमको दर्शकों को जो पसंद है इस कारण हमको निच स्तरीय नहीं बनाना है, लेकिन हमको दर्शकों का जो सोच है उससे उच्च स्तर पर लाना है। ठीक है, उनके गीत है ना भाव वाले थे। ध्रुव नहीं, ऐसा नहीं कि उनको कमाने का कुछ भी दिखा दो, अभी के तो गीता से ना दिन, लेकिन ऐसा नहीं, कोई ऐसा मस्त ऐसा हो। ठीक है, फिर इसमें हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बार जब जय किशन जी ने एक गीत पर आपत्ति उठाई कि ऐसे नहीं होता, एक है रात दशों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो जय किशन जी ने बोला कि 4 दिशाएं तो सुनने वाले समझ सकते हैं, लेकिन ये 10 दिशाएं क्या है? ठीक है, लेकिन शैलेंद्र जी ने तभी ऐसा बोला कि हमको उच्च स्तर दर्शकों की स्थिति को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन्होंने काफ़ी जैसे कि मेरा जूता है जापानी, है पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, ये सॉन्ग भी बनाया है। फिर इसमें जो कपूर जी थे वे हीरामन का रोल कर रहे थे और इतना मस्त किया कि राज कपूर जी हीरामन पर हामी ना हो सके। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था ये कोई एक्ट कर रहा था, बल्कि ऐसा था कि हीरामन खुद बोल रहा है या यह कार्य कर रहा है। ठीक है, और वहीदा रहमान ने हीराबाई का रोल किया था। ठीक है, वो एक हीरामन एक गाड़ीवान था और हीराबाई वो उसमें बैठ रही थी। तो जब उन्होंने बातचीत हुई कि तभी हीराबाई ने जुबान से नहीं आंखों से बोला। तो ऐसी दुनिया में कोई भी भाषा नहीं है जो वो आंखों की भाषा से बड़ी हो। ठीक है, फिर दूसरा एक सॉन्ग है इसमें, चलो तब मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। ठीक है, फिर लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, ये भी वही उन्हीं का है गाना। अभी हम आगे पढ़ते हैं। हमारी फिल्मों में सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से जुड़ी दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख को ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत की होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा सॉरी आई एम सो सॉरी हाँ, मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा
मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धनलप्सा के कोसों दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। उनके अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता था। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता और सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। सजनवा बेरी हो गए हमारा चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे भाग न बाचे कोई। ठीक है, हमारी जो सारी फिल्म होती है ना उसमें क्या बहुत बड़ा चढ़ा कर दुखों को दिखाया जाता है, इतनी त्रासद स्थितियां को ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन यह फिल्म इतनी खूब थी कि इसमें जो दुख दिखाया ना वो भी सहज रूप से था। इसमें यह नहीं बताया कि दुख हमको नीचे धकेल देता है या पीछे कर देता है, लेकिन हमको यह दर्शाया कि दुख आता है ना वो भी हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और एक बात सॉरी कि उनके जो तीसरी कसम थी ना वो भावपूर्ण थी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ तथ्य के साथ थी। आगे, अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जी ने समीक्षक और कला मरमज आंखों से बात करने वाले कलाकार मानते थे। तीसरी कसम में मासूमियत और चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहाया गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामान के साथ एकाकार हो गया है। खालिस देहाती भूच गाड़ीवान को सिर्फ दिल की जुबान समझता था, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम था जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामान की आत्मा में उतर गया था। वह कहीं हीरामान का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामान में ढल गया था। हीराबाई की फैन गिलासी बोली पर रीझता था। उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया था। तीसरी कसम पटकथा मूल कहानी है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई। ठीक है, तो अभी तीसरी कसम में बहुत अच्छा राज कपूर जी ने किया। उतना अच्छा तो उन्होंने जागते रहो फिल्म में भी नहीं किया। वो फिल्म में उनका जो अभिनय था, एक्टिंग थी, वो बहुत सराहनी गई थी, बहुत उसकी प्रशंसा की गई थी। ठीक है, और उस समय वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन थे। ठीक है, और वो हीरामन के साथ एकाकार हो गए थे, एक हो गए थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था मानो हीरामन खुद है उधर मौजूद। ठीक है, फिर वो सारी चीजें हीरामन ऐसे उन्होंने उनको दिल की ही सिर्फ सॉरी लैंग्वेज समझ में आती थी, दिमाग की नहीं। ठीक है, वो फिर जो थी हीराबाई उसके ऊपर रीझता था, उसके मनुआ नटुआ जैसे भोली सूरत पर न्योछावर था। और यह जो पाठ है या यह सॉरी नॉट पाठ, यह जो फिल्म है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने उनके लेखक थे और उन्होंने छोटी सी छोटी बारीकियां को देख देख कर ये पूरी तरह बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। ठीक है, तो इधर हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Okay, do not forget to like, share and subscribe. Have a nice day.